हमारे देश का जो पायलट प्रशिक्षण है जी। वो दैट इज सेकंड टू ओह ग्रेट, विश्व में हम सर्वोत्तम श्रेणी में हैं। फैंटास्टिक सर। और आज जो हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जी, दे आर फ्लाइंग विद द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट विच आर वर्ल्ड वाइड फ्लो। फैंटास्टिक। एक कमर्शियल पायलट बनने की, जो सिर्फ कमर्शियल पायलट बनने की अगर आप पोस्ट को वर्कआउट करें जी, तो वो लगभग 60 से 70 लाख के बीच में जी, ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सिंगल इंजन, हाँ, मल्टी इंजन, सिमुलेटर, ओके, माइनस टाइप रेटिंग ओके, because after getting commercial pilot हाँ, you have to go for a specific type rating on type of aircraft टाइप रेटिंग, like Boeing, ओके, like Airbus, हाँ। ATR, etc etc। 18 साल के लड़के के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है और सोच रहा है कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन मैं ये जर्नी कहाँ से शुरू करूँ? He must have 10+2 with physics and फिजिक्स एंड मैथ्स इज इम्पोर्टेंट। that is very important, it's a basic subject। हाँ, Then the medical fitness, वो स्टूडेंट जो हमें सुन रहा है, अगर उसका डीजीसी का पेपर लेट्स प्रिज्यूम फेल हो गया है या उसकी टेस्ट राइड खराब हो गई, हाँ, तो उसको आप किस तरह से समझाएंगे? क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन उसको करना चाहिए? failure is the first step to success। ओके, One should take it by heart। He should, because we have very limited subjects। पायलट बनना शुरू में नवाबों का शौक रहा, रॉयल पीपल दे यूज्ड टू बिकम पायलट, फिर ये रईसों का शौक हो गया। क्या जिसके पास पैसे हैं वही पायलट बन सकता है? क्या गरीब का बच्चा कभी पायलट नहीं बन सकता? बच्चों को जी, वो फुल फ्लाइंग ट्रेनिंग स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, इवन मैं कर्नाटक में था, बेंगलोर में, हाँ, तो वहाँ जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट है जी, वो भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है ओके, फुल फ्लाइंग ट्रेनिंग की। 100% सब्सिडी। 100% सब्सिडी, इवन टाइप रेटिंग आल्सो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश बरमोला। इंडिया आज की दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मार्केट में से एक बनने का सपना देख रहा है। नए रूट्स, नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स और फुल फ्लाइट्स। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा ही नहीं जाता, क्या हम ट्रूली वर्ल्ड क्लास पायलट बना रहे हैं या सिर्फ लाइसेंस इशू कर रहे हैं? इस बीच पेरेंट्स अपनी लाइफ सेविंग लगा रहे हैं और स्टूडेंट लगभग 60 से 70 लाख रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं, और न्यूज में हम कभी ट्रेनिंग गैप्स, कभी फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न सुनते रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम ये सब सीधे बिना फिल्टर के डिस्कस करने वाले हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन कमल किशोर, एक वेटरन एविएटर, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। इन्होंने एक लाइफ थ्रेटनिंग ट्रेनिंग क्रैश सरवाइव किया है, काफी सालों तक फ्लाइंग क्लब्स को रिवाइव किया, डीजीसीए अलाइंड ग्राउंड स्कूल बनाए और हजारों पायलट्स को ट्रेन किया जो आज एयरलाइंस, आर्म फोर्सेस और कोस्ट गार्ड में फ्लाई कर रहे हैं। उनकी बात थ्योरी ही नहीं, पूरी ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप पायलट बनना चाहते हो या आप एक पेरेंट हो जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर यह बात यूजफुल लगे तो इसे शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो एविएशन करियर के बारे में सोच रहे हैं। कैप्टन किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वीट मैंगो डायलॉग्स में। धन्यवाद नरेश जी। मैं बड़ा रोमांचित और आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, और मैं भी बड़ी बेबाकी से जी, ये बात जो आप बोल रहे थे, हाँ, ये मैं रखना चाहूँ, ओके, क्योंकि जैसा आपने कहा और सर्वविदित है हाँ, कि एविएशन विमानन क्षेत्र हमारे देश में
प्रगति की ओर अग्रसर है। सारी फ्लाइटें फुल है, नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जी। नई एयरलाइंस आ रही हैं, हाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग के एफटीओ बहुत खुल गए हैं। जी तो इन सारी बातों को मैं मेरे अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे जी मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा जी कि हमारे देश का जो पायलट प्रशिक्षण है जी वो दैट इज सेकंड टू, ओ ग्रेट विश्व में हम सर्वोत्तम श्रेणी में हैं। फैंटास्टिक सर और आज जो हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जी they are flying with the latest aircraft which are worldwide flow, फैंटास्टिक like Cessna 172, ओके Piper. हाँ They are the main. Okay. Diamond. हाँ So these series are worldwide flow. फैंटास्टिक सर Or I'm proud to say ओके that our new coming FTOs and old FTOs, they are doing very well फैंटास्टिक सर because the quality of training हाँ is never compromised. It is not on paper. ओके It is a practical aspect ट्रू because we have to have the safety results. ओके Our trained pilots, they are flying with various airlines ओके and they are flying with the foreign airlines also. ट्रू There are hundreds of pilots ओके who were trained in India, who Uh-huh. were groomed in local airlines, हाँ and they shifted to the international airlines फैंटास्टिक सर like Qatar, like Saudi Arabia, जी like so many countries. हाँ So we are proud to say फैंटास्टिक the quality of flying is second to none in the world. वेरी एक्टिव ब्रॉट आउट सर कैप्टन साहब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी को समझाएं। अगर आपको अपनी एविएशन लाइफ को 3 भागों में बांटना हो तो वो क्या-क्या पार्ट होंगे और क्यों? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैंने कहां से इसकी शुरुआत की। जी मेरा गृह नगर हिसार है, हरियाणा। हाँ और मेरे गृह नगर में हिसार एविएशन क्लब नाम की एक संस्था थी जी जो हरियाणा सरकार द्वारा संचालित थी। हाँ और मैं एनसीसी एयरविंग के माध्यम से हाँ मुझे शुरू की फ्लाइंग में, ओके तो मैं उससे उत्साहित होकर हाँ। फिर मैंने कमर्शियल फ्लाइंग भी हिसार से की। हाँ फिर मैंने इंस्ट्रक्टर रेटिंग की। और मुझे जो ट्रेनिंग प्रोफेशन है इससे बहुत प्यार है जी क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी है, हाँ आप एक सृजन करता है, ट्रू सर आप एक पायलट का निर्माण करते हैं, उसमें उड़ान के कौशल को संजोते हैं। हाँ हाँ तो लोगों मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ और ईश्वर की कृपा से मैं इस पथ पे अग्रसर होता रहा। फैंटास्टिक सर और मेरे जीवन में एक बड़ा भयानक मोड़ आया हाँ जब एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हाँ हाँ मेरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया ओके और उसमें मुझे शारीरिक रूप से बहुत क्षति हुई। हाँ लेकिन ईश्वर की कृपा से और मैंने अपने साहस को संजोते हुए, हाँ हाँ सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ थी, जी मैं स्वस्थ हुआ और पुनः अपने कार्य क्षेत्र में वापस आया हाँ और मैं ऊंचाइयों तक मैंने प्राप्त की। हाँ हाँ और मैं ये था मेरा प्रथम, जब मैंने शुरुआत की थी उस समय का हाँ हाँ 10 साल में दिल्ली फ्लाइंग क्लब सफदरजंग एयरपोर्ट पे जी एज ए उड़ान अनुदेशक रहा। और फिर मैं अगले 19 साल में करनाल में हाँ चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ओके और 5 साल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जी 7 साल जी जी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल एविएशन हरियाणा। 5 एरोड्रोम मेरे अंडर थे जी हरियाणा के और 3 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, करनाल, हिसार और पिंजू। इनका देखरेख, इनका संचालन, इनका विकास, इसका
ऑपरेशन, ये सारा मेरे अधीन था। जी और मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया उस दौरान में। जी हमने सैकड़ों पायलटों को प्रशिक्षित किया ग्रेट सर। और हरियाणा गवर्नमेंट से नए विमान भी हमने प्राप्त किए। जी एरो क्लब ऑफ इंडिया, ओके जो भारत सरकार द्वारा पोषित हाँ हाँ एक संस्था है, जी जो जो अ, शासकीय विमान, जो विमानन संस्थान है, जी जी उनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करना जी जी और उनके और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बीच की एक कड़ी है। हाँ हाँ तो वहां से सहायता प्राप्त करके हमने तीन विमान उनसे प्राप्त किए ओके और 4 विमान हमने हरियाणा सरकार से नए जो है हमने वो प्रोक्योर किए। नए सिमुलेटर हमने लगाए और नाइट ट्रैवलिंग फैसिलिटी जो थी, इलेक्ट्रिफाइड रनवे, वो हमने करनाल में उसका निर्माण जी। कराया और बहुत ही प्रगतिशील जो हमारे जो प्रशिक्षु थे, वो आज के दिन सभी बड़े उच्च पदस्थ हैं जी और बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं जी और हरियाणा का नाम, विमानन का नाम उन्होंने रोशन किया है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जी किरण साहब अब ऐसा करते हैं, थोड़ा प्रेजेंट पे चलते हैं। जी आज इंडिया में हम गवर्नमेंट फ्लाइट क्लब भी देखते हैं, जी प्राइवेट एकेडमीज भी, मॉडर्न फ्लीट भी, ओल्ड फ्लीट भी। आपका इतने सालों का जो तजुर्बा है, इसमें जरा खुल के बताइए, सबसे बड़ी चिंता आपकी किस चीज को लेकर है एविएशन इंडस्ट्री में? जैसे आपने प्राइवेट का कहा, जी गवर्नमेंट का कहा, जी शुरू में जितने भी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन थे, जी they were called flying clubs यस and they were sponsored by the respective state government. जी स्टेट गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए। एरो क्लब ऑफ इंडिया जो एक एनजीओ है, इन्होंने भी कई एयरक्राफ्ट को भारत सरकार के माध्यम से जी जी फ्लाइंग क्लब्स को दिया जी हाँ और बहुत कम पैसे में पायलट बने, हाँ जी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, वहां कोई प्रॉफिट नहीं था। हाँ हाँ लेकिन स्नेह हाँ सरकारों का रुझान वो जी खत्म हो गया हाँ और उनकी उचित देखभाल ना होने की वजह से वो फ्लाइंग क्लब जो थे, जी कई तो खत्म हो गए और कई जो है वो ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। अब प्राइवेट जो जितने भी नए एफटीओ हैं, हाँ उनमें ज्यादातर प्राइवेट, अच्छा उनके रेट भी बहुत हैं हाँ और उनके पास में अत्याधुनिक प्रशिक्षण विमान भी हैं, जी फैसिलिटीज भी इम्प्रूव्ड है। तो फिर जो फ्लाइंग के जो रेट हैं, हम्म वो इस समय आसमान को छू रहे हैं। एवरेज आप अगर एक कमर्शियल पायलट बनने की, जो सिर्फ कमर्शियल पायलट बनने की अगर आप कोर्स को वर्कआउट करें, जी तो वो लगभग 60 से 70 लाख के बीच में, जी ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सिंगल इंजन, हाँ मल्टी इंजन, सिमुलेटर, ओके माइनस टाइप रेटिंग माइनस ओके because after getting commercial pilot, हाँ you have to go for a specific type rating on type of aircraft, टाइप रेटिंग like Boeing, ओके like Airbus, हाँ ATR, etc., etc. हाँ So that cost is minus. So the cost of flying training has increased. And as far as the flying training, quality of flying training is concerned, ये मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा हाँ कि हमारे प्रशिक्षण में, हमारी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक और हमारे नागर विमानन महानिदेशालय ने जी बहुत कई प्रकार के नियम भी बनाए हैं हाँ ताकि उसकी मॉनिटरिंग जी वो सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हो
उसकी रिकॉर्डिंग हो, ताकि फ्लाइट सेफ्टी को एनहांस किया। टाइम टू टाइम रिफ्रेशर हैं, टाइम टू टाइम सर्कुलर्स हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज ऑफ एसओपीज हैं, हाँ, टाइम टू टाइम मीटिंग्स हैं। तो इस बारे में हमारा फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड भी बेहतर हुआ है। और प्रशिक्षण की जहां तक बात है, हमारा देश ऐसा देश है कि जहां पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस विद टाइप रेटिंग जी, it directly sits into the cockpit of Airbus or Boeing. that is great. Just having flown less than 250 hours of total, he is flying. Sure. He has just been trained on simulator for 15-20 hours Okay, on type rating, fantastic. and they are doing very well That's great, sir. That's great. because quality is not compromised. Fantastic. Fla- Whether it is FTO training, the initial training, or it is a training after completion CPL when they are inducted into airlines. जी, So there is nothing to fear about it. Our aircrafts are safe. Our pilots are the best. Our training is up to the mark. Okay. Captain Sir, अक्सर when we talk of aviation training, it is further bifurcated to three: classroom, then we have simulator, then we have cockpit. And इन तीनों लेवल पे शॉर्टकट का कोई स्कोप नहीं। इन केस अगर कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश करे तो क्या सेफ्टी चेक्स हैं, क्या एसओपीज हैं जो उसको प्रिवेंट करती है? जब कोई भी प्रशिक्षु अपने सीपीएल के अंतिम पड़ाव में होता है तो उसको एग्जामिनर उसकी स्किल टेस्ट करता है। जी, देयर आर 4 टेस्ट: डे एंड नाइट स्किल टेस्ट, 250 nautical mile cross country test, जी, and 120 mile live cross country test. हाँ, So that is examined by the DGC approved examiner. Okay, his skill is thoroughly examined हाँ, and it is reported. हाँ, If they found up to the mark, they get their CPL issue. And similarly, हाँ, one has to undergo 15 hours of multi-engine flying training also. जी, जी, So the quality is ensured, their standardization is ensured. जी, There is no compromise. Okay. Then comes to classroom. हाँ, हाँ, Here I must say one thing. There is no such centralized ground training school in India. okay, So my recommendation is हाँ, that there should be a ground school that should be headed by Director General of Civil Aviation, okay, taking the experts हाँ, for providing the subject training हाँ, and technical training. So it's my strong recommendation हाँ, that there should be a centralized flying training, ground training academy, हाँ, which can provide the standardized ground subjects training हाँ, by the expert of the particular subject. fantastic. So that will be beneficial. There should be semester system. There should be a proper syllabus as in engineering college, medical college, and other college. Great. So that will enhance the safety and quality more effective. Okay. I don't say that right now the quality is less. No, it is good. Okay. But my recommendation is it is longly felt that we must have a centralized training institute. जी, So that should be run by the government. okay. That is aviation training school. Ground training. Before going for flying, Okay. one has to clear all the exams Okay. in various subjects. They are related to aviation. So one has to undergo those flying subjects, technical subjects, air regulation, air navigation, meteorology, radio communication, radio telephony, and technical general and specific. Okay. So it should be well organized. Understood. It's a very important session, sir, which you That is very, very important in my opinion and in everybody's opinion. जी, Because we are
making pilot for future. True. If their base is strong, True. it is not just passing the examination. Uh-huh. It is having acquired the knowledge and skill. True. So that matters in every field. Exactly. And this is a very sensitive field because the lack of knowledge, the lack of skill, Uh-huh. that leads to a disaster. True. True. So once this school is will be opened, which is being proposed by you, what particular skill set, in your opinion, you think that will improve the overall skill of the pilots? Well, it will be a semester system, Hmm. systematic, Hmm. and every subject is conducted and trained by the expert of that particular subject. True. Okay. Not one man is teaching all subjects. True. So, in my opinion, that will be very, Okay. and it will be planned also Okay. in so many ways, subject wise and time wise Okay. and time limit also. Mhm. It is not finished within 3 months or 2 months. Mhm. It should take time. So that is my humble suggestion, which will be beneficial to the aviation industry. So you mean to say all the pilots will become more knowledgeable after? More knowledgeable, more skilled, Okay. and they will be more efficient also. Mhm. So that is my recommendation. Great. Let's move further, sir. अगर आपको सीधा बोलना पड़े कि बॉटलनेक कहाँ है एविएशन इंडस्ट्री में, तो क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बॉटलनेक बोलना चाहेंगे, इंस्ट्रक्टर की क्वालिटी में, मैनेजमेंट की सोच में, या रेगुलेशन गैप में, या फिर स्टूडेंट पेरेंट्स के एटीट्यूड? As far as regulatory authority is concerned, they also require changes because they should take opinion from all walks of aviation industry. Okay, what is the need of hour? Mhm. So we should plan our everything according to requirement. Okay. We should remove the orthodox things Mhm. which are not in use. The subjects, Mhm. they should be more practical, Mhm. more valuable, Okay. and we should leave the orthodox or old syllabus. True. Okay. Then, number one, Ah. now all the FTOs, they have acquired the very good aircraft. Okay. Earlier, Aero Club of India used to provide them aircraft Yes. on a nominal lease rent. Uh-huh. So, government flying club are facing that problem. Okay. They should be revived by the respective state government because they have no lack of funds. Achha. They should give attention to their flying training institutes Mhm. owned by the respective state government. Okay. They should create the fund. There is no problem of funds. Okay. It is just thinking Uh-huh. and efforts Okay. and vision. Okay. So it will be beneficial for the common people Uh-huh. to come forward in this industry. Uh-huh. So that is requirement. Uh-huh. Moreover, now the rates of everything are increased. Ji. The salary, Hmm. equipment rate, spare part, fuel, the new aircraft, insurance. There are so many matters. Ji. So they have become very costly. So naturally, the cost of flying training has to be more. Okay. Yes. So because you can't vary it, Yeah. the cost has to be recovered Okay. so that the private player he must earn some profit, Very true. and the Airport Authority of India they must make the lenient policies of rent. Okay. Those FTOs are located at Airport Authority of India airports. Uh-huh. They are charged very heavy. Yes. So that should be reconsidered. Okay. Because one way Modi ji says make in India, Yeah. our pilots are going abroad for flying training Okay. because we have
limited seats in country. Okay. So then they prefer to go abroad. Uh, So a huge foreign exchange is being trained. true. So in that point of view, Ah. if we make flying training competitively cheaper Okay. and time bound, True. so we can win the war. You meant to say outside it is easy to get trained yourself? The problem is self everything. Okay. It depends upon the circumstances Okay. and the personal effort of the individual, Uh-huh. environment. Okay. There are so many factors. True. I don't say that in India it delays. No, Mm. it depends. True. Because I am honored to train pilots to award CPL Ah. less than a year. Okay. And the thing is going on still now True. by various FTOs. Ah. So it is a consideration of the government of India Uh-huh. and respective state government Uh-huh. how to improve this condition True. and how to liberalize the regulation. Okay. There should be a review because old regulations are require a review. Absolutely. Because if once a regulation made, it has to be amended. Uh-huh. It has to be reviewed by the experts. So, So that is my point of view. understood. So the regulation is instituted by the recommendation or on the recommendation of the expert, and it has to be reviewed again. Yes, from the feedback should be from the industry Okay. by every individual who is involved in this industry, Uh-huh. management, All stakeholders. operations, Yeah. and the ground staff, G. technicians, Okay. because everybody has a great contribution. Absolutely. Yes. So it has to be considered in a broader way. True. So the view should be improvement, Absolutely. not to punish, All steps. not to impose any restriction. Ah, yeah. So that is my point of view. Ah, If we should take steps positively G. and we should have a very clear vision, Okay. improvement, Okay. not to punish anybody, not to penalize anybody, Ah, just to make clarity, transparency, ah. and improvement of high standard. Very valuable sessions have been given by you. So I'm sure these all will be implemented in times to come. Okay. This was as far as the diagnosis. Let's move towards the solution. If you have been given responsibility to redesign the pilot training, so what will be the first three things would you like to introduce? Okay. The private operators, they have infrastructure, very good. Okay. Latest aircraft, they can acquire because they spend a lot of money. Mm. As far as, because my concern is, because I am trained by sponsorship of my state government, G. and they are in a very pity condition nowadays. Okay. So my suggestion is Mm. the private operator, because they have spent a lot and they are doing it. G. Because DGCA monitoring is very strict nowadays. Every moment is watched on CCTV. Uh-huh. Inside, they have, the DGCA has access to it. G. And every student has to pass medical standard. G. He has to pass the DGCA prescribed ground subjects on their own. So that is ensured by DGCA. Mhm. Now, my advice is, Mm. although there is a regulation made by DGCA, every FTO will have this number of, it is, the ratio is instructor, aircraft, G. and training. Okay. It's a ratio. G. But it should be strictly compliant Okay. so that a batch is taken Ah. and it is a systemized and it goes smoothly. Okay. So it has to be reviewed. Okay. And acquisition of more aircraft. This is second. Yeah. We should reduce the taxes on import. Okay. Import duty should be less Okay. so that we can provide the better
the cheap flying training, the rate Uh-huh. that we can give them the competitive rate which are lesser, Okay. so that they are trained in country. Okay. They are not going out of the country. And there should be review of everything. Okay. All SOPs. Because when I started my journey, Uh-huh. it was that time Uh-huh. the my trainer aircraft has no radio communication. Okay. I did my solo Uh-huh. without RT on board. So how they used to communicate with ATC? It is visual signal. Okay, visual signal. Yeah, flags, lights, Okay. The smoke candle. smoke candle. Yes, because smoke candle is used generally for indicating the wind direction. True. So smoke candle is used by the helicopters. True. So yeah, but that was good time. Okay. The traffic was less, Mhm. and the trainings were less. My aircraft, Pushpak aircraft, Gee. now it is a vintage. True. I landed with my chief flying instructor without RT at Safdarjung Airport in 1976. Okay. Now it is not possible. Not possible, because there is a improvement in air traffic communication system, radars, Uh-huh. and lot many facilities. True. Monitoring is there. Uh-huh. The radar is monitoring almost our sky is monitored by the good quality of radar. Mhm. They have enhanced capability. Okay. And there is a coordination between military radar, Air Force, True. and the civil radar. Okay. There is a Everywhere, coordination. everywhere or wherever they are co-located. No. Everywhere. Everywhere. Okay. Yeah. Because earlier radars were very limited. Mhm. Limitedly deployed. Nowadays it is enhanced. Okay. Enhance in number also and the Number technology. and quality also. Technology also. Yes. So that is the main factor. Okay. Now we come back because all aircrafts are trainer aircrafts are computerized. Uh-huh. They have Garmin 1000 advanced training system. True. Everything is displayed. Yeah. Their navigation has become easy. True. GPS control. GPS are controlled. 8 digit. Yes. Okay. So it is wonderful. True. You can fly by night. Okay. You can go uninterrupted to anywhere. Okay. The communication is also enhanced. Okay. There are two-way communication, two communication equipment on board. Okay. Radio aids. Okay. So as per change in time, Uh-huh. the quality of aircraft has been improved Uh-huh. as per the requirement. Absolutely. Because when a pupil completed CPL, Uh-huh. when he goes to the airlines, Uh-huh. the same system is being trained. True. So he is adapted to that kind of environment. ओके साहब जो लोग कभी फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर नहीं गए, चलिए थोड़ी बहुत उनको समझाने की बात करते हैं. सेफ्टी फर्स्ट जो एफटीओस की आपने बात की, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एजेंसी ऐसा कहती है या एकेडमी ऐसा कहती है कि दे फॉलो सेफ्टी फर्स्ट पॉलिसी, तो उनका एक दिन की दिनचर्या कैसे सुबह से शाम तक, इफ दे आर फॉलोइंग सेफ्टी फर्स्ट कल्चर? Actually, this is not clear. Mhm. What kind of safety? Okay. Overall safety, Overall or individual safety. Oh, yeah. So that's why rules and regulations are made. Okay. Maintenance, हाँ weather condition, हाँ visibility condition, हाँ capability of pilot, हाँ the quality of training. हाँ. So safety first has to be make sure. Okay. It is paramount. True. But the thing is, you can't create the coward pilot. Okay. He has to face some challenges of weather, Mm-hmm. visibility. Mhm. So it is a weight. Okay.
Because you have to ensure safety. True. Safety is a very, very important issue. Okay. So it is a very vague question they are asking. Okay. Safety, they have to ensure safety. Absolutely. अब सीधी बात करते हैं उस 17-18 साल के लड़के के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है और सोच रहा है कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन मैं ये जर्नी कहाँ से शुरू करूँ? अगर वो स्टूडेंट आपके सामने बैठा हो और आपसे पूछे तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? जी, पहली बात है बेसिक educational qualification, academic. Okay. He must have 10 plus 2 with physics and math. Physics and maths is important. Yeah. That is very important. It is a basic subject. Uh-huh. Then the medical fitness. Okay. One has to be perfectly medically fit Uh-huh. for decades to go, Uh-huh. not temporarily. Uh-huh. Because your medical standards affect your flight safety Mhm. and your longevity in your industry. Mhm. So they are thoroughly examined. There is a criteria laid down by our Director General of Civil Aviation. They are examined by private hospitals also, and as well as Indian Air Force Uh-huh. bases also. जी. Number one, Air Force Central Medical Establishment, Dholakwa in Delhi. जी. That is the prime, Okay. best. Hmm. Second is Institute of Aerospace Medicine in Bangalore. Okay. And there are other stations are also approved Uh-huh. for class 1 medical exam. Uh-huh. They should ensure they are medically fit and they are qualified with 10 plus 2 in physics and math. Uh-huh. Then comes the ground training. जी. They have to clear the ground subjects. Number one is air regulation. Uh-huh. It is related with the regulations Oh. which are made by International Civil Aviation Organization Uh-huh. and Indian Civil Aviation Authorities, Director General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation. Uh-huh. So it is a book Sure. which compiles all the regulation by ICAO, Okay. because by large they are made by ICAO. Okay. Some regulations are locally tailored Mhm. as per the national requirement. Hmm. Then comes air navigation. जी. It's a very interesting subject. All subjects are very interesting. Okay. Air navigation is related to shape of Earth. Uh-huh. It is geography. जी. Because a pilot has to fly A to B. Uh-huh. He is crossing the globe. Uh-huh. He is flying from A to B Okay. inside country, Uh-huh. outside, Okay. internationally also. Yeah. So because the all maps are based on the shape of Earth, Okay. Earth's magnetism. True. So he has to pass air navigation. Okay. It's a very interesting subject. Uh-huh. Then comes meteorology. Uh-huh. It is related with the weather Okay. because atmosphere is a medium through which a pilot flies. True. Entire weather phenomena occurs in atmosphere. जी. So he should know perfectly visualize the Uh-huh. weather condition. Okay. Whether it is safe, Uh-huh. he has to go, fly in it Uh-huh. or not. Uh-huh. So he must have thorough knowledge of the weather. Uh-huh. Then comes technical. Because you must know theory of flight, Mhm. all instruments, Mm. engines, Mm. control system, Mm. pressurization, Okay. etc., airframe. Mhm. It is a big list. Mhm. He has to be thorough familiar with the aviation subject, the technical, Mm. and then technical specific of that specific aircraft which you are going to fly. Okay. So he has to take this decision. Yeah. No. It is it depends upon the availability of aircraft Okay. because some places are only one type of aircraft.
Okay. Some places have 3 type of aircraft. Uh-huh. He has to qualify himself Uh-huh. on the type of aircraft which he is going to fly. Okay. That is specific, technical specific. Mhm. One technical is in general. Mhm. That includes entire technicality of aeroplane. Mhm. Then comes specific, as I mentioned earlier, Mhm. a particular type. Okay. Like he has to fly Cessna 172, Uh-huh. he has to clear the paper. Okay. Okay, what are the limitations, speed, dimensions, fuel capacity, operation limit, Okay. control system, Uh-huh. Piper, he has to clear that. Okay. So then comes radio communication, Party. Yeah. radio telephony communication. Okay. Earlier that was conducted by Wireless Planning Coordination, WPC, Ministry of Communication. Okay. So now there is a change. Mhm. It will be conducted by DGCA. Okay. And I think so, Mhm. some representative from WPC. Mhm. Because you must know how to operate RT. Sure. What is the RT procedure? Sure. What are the signals? What are the messages? Distress, Yeah. urgency. Uh-huh. So he should be familiar and there should be clarity in speech. Okay. Clarity, brevity, all Yeah. these aspects So which are there. he must know that. What is the procedure, how to start, how to end, Uh-huh. how to relay for the other aircraft, Okay. how to contact air to air Okay. with other aircraft, how to contact ATC. Uh-huh. So how to acknowledge, how to start. True. So it is very important. True. He must clear that exam. He should be holder of RTR, radio telephonic restricted aeroplanes. Okay. One is aeroplane, one is maritime. Uh-huh. Because a lot of terms we have taken from maritime service. Okay. History of maritime is very old. True. Because the compass was used by the mariners. Absolutely. And all the things of navigation Uh-huh. are we have taken from maritime service. Okay. Well, that's great. So he should be perfect in these all subjects. Yeah. Then he should go for flight training. Okay. Only then Mhm. is number one Mhm. is 10+2. Mhm. After that, medically fit class 1, Mhm. because there are 2 categories of medical. Mhm. Initially, he is examined for class 2. Okay. I have a different, my opinion, strong opinion. Uh-huh. Earlier, one was clear to go directly for class 1 examination. Okay. Now, it is a very vague rule that first you go to class 2, Okay. the thing is same, exercise is same, Uh-huh. and then you come for class 1. Okay. In my opinion, Yeah. and it is strongly recommended, they should be cleared for direct class 1. Class one. Okay. The parameters are same. Okay. You are examining them thoroughly. So that will reduce a lot of burden also. So if the parameters are same, a particular person is being examined twice on the same parameter? Yes, Okay. class 1, class 2 initially, Mm-hmm. then class 1. Okay. Why can't they go for class 1 directly? So must be because It is logical. yeah. Earlier it has been done. Okay. Earlier there were very less stations where the class 1 examination was done. Only 2, Okay. CME and IN. Okay. Nowadays a lot of boarding stations are created. Okay. Even the DGCA has become liberal. Uh-huh. The private hospitals, after examining and after giving the proper training to the respective doctors of respective field, they are approved for class 1 medical examination. Okay. Instead of, my logic is very strong. You also understand. Yes, sir. Okay, why class 2? Yes. It should be directly class 1. Okay. So that will reduce a lot of time, a lot of exercise, Uh-huh. which is unnecessary. Okay.
the medical officer who is examining class 1, Okay. class 2, Uh, he is approved for both. okay. Why can't he go for class 1? Sure. It is not that before training or after training. No, Okay. before training. Huh. My recommendation is, I always tell my people, before commencing flying training, you should be declared medically fit, class 1. Then only you should undertake. Yeah. There has been cases True. when they were misguided. True. And I have seen very recently also some of pilots, they were sent abroad by the agents. Okay. They did carry out medical in India. Okay. When they came back, they were medical. They found medically unfit. They are fit according to their standard, Uh, but as per Indian standard, they are unfit. okay. So it is unfair. Absolutely. So my recommendation is, that beta, get class 1 done, Uh, get certificate, uh, and then start your flight. so. Pass your examination. Mhm. So you are burden free. True. True. You can concentrate on your training. True. You can improve your flight rate. Absolutely. This is again another Yeah. valuable suggestion, sir. I'm sure this will also be implemented in time. And everybody should follow it by heart True. because it is in their benefit. Hmm. And our aviation department also should consider Mhm. that they should abolish the system of first get class 2, Mhm. then get class 1. There should be only one medical before training and Yeah. no class 1, class 2. No. Class 1 category is okay. Okay. And class 1, direct class 1 will be very helpful. Okay. The class 1 will be the only class. Those who want to become commercial pilot, Okay. they should go for class 1. Sure. So this thing has to be reconsidered. Absolutely. कैप्टन साहब मैंने अक्सर ऐसा सुना है आप कहते हैं कि रेजिलियंस इज द अल्टीमेट कॉकपिट स्किल एंड क्रैश के बाद के दिनों ने आपकी ये सोच कैसे बदली? Well, God gave me strength. हाँ, And my well-wishers, they prayed हाँ, for my recovery. हाँ, And I had a strong determination that what happened, हाँ, it was a dream. okay, I have to live, I have to survive, हाँ, I have to become fit. हाँ, And God bless, I became fit without any restriction. हाँ, Despite of so many injuries on my bodies, my legs, okay, femur, tibiofibula, mhm, they were badly fractured. Okay. I was operated. हाँ, Some portions they recovered automatically. हाँ, And my face was defaced. My lower mandible were fractured. हाँ, They were unlocked. okay, And the God gave me strength. हाँ, I had a spirit to live, recover, and to fly. हाँ, And my well wishers, हाँ, the God's blessings. हाँ, Everybody prayed for me. हाँ, So I came back for flying without any restriction. I continued my journey हाँ, and I reached to the heights. fantastic. I was examiner instructor हाँ, on providing commercial pilot license, providing okay, instructor rating training, हाँ, multi-engine training, हाँ, IR training. हाँ. So I was fully decorated. God bless. सर वो स्टूडेंट जो हमें सुन रहा है अगर उसका डीजीसी का पेपर लेट्स प्रिज्यूम फेल हो गया है हाँ। या उसकी टेस्ट राइड खराब हो गई हाँ। तो उसको आप किस तरह से समझाएंगे क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन उसको करना चाहिए? My suggestion is failure is the first step to success. ओके One should take it by heart. हाँ, He should, because we have very limited subjects. हाँ, The volume of our prescribed syllabus is very less. When we compare with the other profession, हाँ, it is very less. हाँ, So he should read thoroughly, self-study, and nowadays everything is given on net. ओके
he should consult his seniors. Uh-huh. Books are available. Uh-huh. Because unless until he has a spirit to self-study, Uh-huh. the success is doubtful. Sure. Because this base is forever, not just passing for examination. And then what you were saying, other thing, The first is the paper and second is test drive. when I fly with the near pupil, I say they relax Uh, and just show me your skill. Don't worry about it. okay. I want to see Uh, how you are handling the aircraft. okay. What is your face expression? हाँ. What are your action? Consciousness nahi hona hai. Low conscious. Uh, And sit comfortable in the cockpit. Fly well, adjust yourself, uh, and read well uh, before you go for flying. uh, So it is very rare. mhm, A pupil is failed in the skill test. mhm, It is very rare. mhm. So that improvement in his hand. Okay. Because no examiner fails intentionally. Okay. So he has to improve himself. That is the crux. Yes. Because we examine Uh-huh. how comfortably he flies, Mhm. he or she flies. Mhm. So basically, your skill reflect on your face expression also Okay. and your action also. हाँ. So that is the basic right. कैप्टन साहब, अगर आपको इंडियन एविएशन ट्रेनिंग इकोसिस्टम जिसमें फ्लाइंग स्कूल, डीजीसीए, एयरलाइंस सबको मिलाकर एक रिपोर्ट कार्ड देना पड़े, तो आप कौन सा ग्रेड किसको दो? Still, although the things have improved, हाँ. it has been modernized, Uh. the system is enhanced, हाँ. the technology is enhanced, हाँ. but still we require review हाँ. by the experts, हाँ. the users. So, in my opinion, we still need some we have to touch very important issue, restructure of the ground subject syllabus Mhm. and some other things. Mhm. Because nowadays, in all airlines, Mhm. they are conducting very strict examination for their induction. Mhm. So they have improved. Mhm. That thing should be basically taught in the FTO concern Okay. so that when they pass out, हाँ. they are not feared of the airlines exam. हाँ. So that is my opinion. Okay. And I don't say that anything should be liberalized. True. But the things which are useless, they should be removed from the syllabus. हाँ. It is not my opinion. Okay. It is all experts' opinion. Okay. Yeah. Great. Obsolete things, the methods which are not in use, they should be removed. कैप्टन साहब, आपने बहुत लोगों को ट्रेन किया जो कॉकपिट तक पहुंचे, यदि कॉकपिट एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, नोबडी इज अलाउड टू एंटर दैट, लेकिन फिर भी हम न्यूज में कहीं ना कहीं सुनने को मिलते हैं कि सो एंड सो वाज सीन सिटिंग इनसाइड द कॉकपिट हु वाज अनऑथराइज्ड. सो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव इट टू दोस क्रू और पायलट? Nowadays, it is very rare Okay. because the rules are very strict. Okay. Even the crew doesn't allow anybody to enter into the cockpit. Ah. So that thing depends upon the every individual. Okay. Because this rule is followed very strictly, Ah. and it is a safe practice also. Okay. Because pilot should focus on his flying Okay. and he should follow the rules and regulations. So. And this thing is very minimal. Okay. Very minimal. But not reduced. In my opinion, it is reduced Okay. because I am a frequent traveler. Uh-huh. At least I fly thrice in a month. Okay. So I'm flying with my trained pilots also. Uh-huh. Never I asked to go into the cockpit, then never they invited. Uh-huh. But nor I saw anybody entering into the cockpit. Uh-huh. And as per the information and news, Uh-huh. this tendency has become
vanished, Okay. Understood. practically vanished. No unauthorized person is entering into the cockpit Okay. because everybody is having risk of losing job. Okay. You know, everybody is carrying mobile. Uh, So even cabin crew, they take it. Passenger take it. yes. They are so conscious, Uh-huh. and this thing has vanished. Practically, it doesn't exist Fantastic. unless until some authorized person Mhm. they are allowed into the cockpit. Some technician or some other person. Technician, in fact, is not required. Okay. The crew, Crew. the additional crew member, Uh-huh. or they're only authorized as per the list. Okay. So they are visited. Okay. Okay, great. Captain Sahab, you said ki you are a frequent flyer and you must be flown by your own Yes. pilot also at times. Yes. So what feeling does it give you? Oh. What happiness it gives you? It is a great pleasure. Okay. They honor me. uh, They announce in the cockpit oh, that's great. that today I am honored. Okay. My guru, Captain Kamal Kishore, is flying with me. Okay. Give a big hand to him. Uh, So I feel really it is amazing okay. and great honor. Okay. Okay. And when did it happen? Any recent episode? I was going to Bangalore, Uh, so I was flying with Akasa. Akasa. Okay. So when I reached to the door of cockpit, I asked who is captain. Uh, So they said Captain Romy Buller. uh, Where Romy? uh, So he was very happy to see me change my seat. He requested other, uh, and after getting airborne, when he was addressing to the passenger, he announced okay. that today I am honored. Uh, My guru, Captain Kamal Kishore, is flying. the Captain Roby Guller was there. Yeah. Who made the announcement. Yeah. Oh, that's great, sir. Fantastic. कैप्टन साहब एक बात बताइए, ये फ्लाइट पायलट बनना शुरू में नवाबों का शौक रहा, रॉयल पीपल दे यूज्ड टू बिकम पायलट, फिर ये रईसों का शौक हो गया. क्या जिसके पास पैसे हैं वही पायलट बन सकता है? क्या गरीब का बच्चा कभी पायलट नहीं बन सकता? मैं इस अवधारणा की में जो भ्रांति है, मैं उसको दूर करना चाहूंगा. जी, बताइए. भारत सरकार ने हाँ. 1962 के युद्ध के उपरांत जी. फ्लाइंग क्लब्स में सब्सिडरी दी फ्लाइंग ट्रेनिंग की. ओके. तो उस समय के अनुसार बहुत ही कम उसका जो कीमत थी बड़ी कम थी. लिमिटेड सब्सिडी. Limited. Every individual who is medically fit can fly, ओके. फ्लाई कैन Or- पायलट. can become pilot. बिकम पायलट. Then all respective state governments जिनके पास भी फ्लाइंग ट्रेनिंग थी, हाँ. उन्होंने स्पॉन्सर किया. जी. ऐसा नहीं है कि भाई के निम्न वर्ग, आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग के बच्चे पायलट नहीं बने, बहुत बने. और जहां जहां वो स्कीम लागू रही सब बने हैं. जी. ये तो समय का चक्र है. हम्म. थोड़ा इसमें सरकारों की नेग्लिजेंस हाँ. और ऑफिसर्स का विजन हाँ. कि वो स्कीमें जो है वो खत्म हो गई या हाँ. उनको रिवाइव नहीं किया गया. जी. लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हाँ. जैसे भारत सरकार की जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, हाँ. SC/ST बच्चों को जी. वो फुल फ्लाइंग ट्रेनिंग स्पॉन्सर करते हैं. अच्छा. इवन मैं कर्नाटक में था, बेंगलोर में, हाँ. तो वहाँ जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट है जी. वो भी सब्सिडरी प्रोवाइड करती है ओके. फुल फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए. 100% सब्सिडी. 100% सब्सिडी, इवन टाइप रेटिंग आल्सो. ओके. तो वो जो स्कीम्स हैं हम्म. वो अभी उसको रिवाइव करना जरूरी है, हम्म. क्योंकि दैट वाज नेशन वाइड. ओके. आई एम टेलिंग वन केस स्पेसिफिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका. जी. बिहार गवर्नमेंट है, हाँ. वो अपने फ्लाइंग ट्रेनिंग के irrespective SC/ST जनरल कैटेगरी हम्म. they provide sponsorship. ओके.
जो बिहार में फ्लाइंग नहीं कर सकते हाँ उनको स्पॉन्सर करके दूसरे एफटीओ प्राइवेट में भी वो भेजते हैं, ओके उनका प्रोविजन है। तो हम बच्चे वहां पे पायलट बन रहे हैं। हाँ तो इस विषय में मेरा जो सुझाव है हाँ कि दोबारा बात, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर तो उसका तो कमर्शियल पर्पज है, हाँ जहां तक स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ उनको इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। ओके और फंड्स की कोई कमी नहीं है। हाँ अगर साल में 5-10 करोड़ का बजट हाँ इस स्कीम को डाइवर्ट कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी एक आम बच्चे को भी एक अवसर मिलेगा कि वो पायलट बन सके, ओके वो भी उसका सपना पूरा हो, वो भी आसमान की ऊंचाइयों में आसमान की ऊंचाई। फैंटास्टिक सर, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई, जो पहले था चला भी अब शायद खूब नहीं। बढ़िया चला। हाँ सैकड़ों पायलट जो ट्रेन हुए और जो बड़ी अच्छी पदों पर पहुंचे हाँ और बड़े सक्सेसफुल रहे फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी, ओके इररिस्पेक्टिव के वो अफोर्ड कर सकता था नहीं कर सकता था। हाँ जब मैंने फ्लाइंग शुरू की, जी द फ्लाइंग रेट वाज 60 रुपीज पर आवर, ओके नाउ इट इज 30,000 per hour. 1000 पर आवर And government of India, हाँ DGCA used to give subsidy on that 60 rupees. ओके so they should give on 60,000 also, that is what you mean to say. It is a difficult task. The increased population, हाँ then awareness. Awareness is good, हाँ but it has to be decided by the government हाँ that they should reconsider these schemes, and that will be benefited for everybody. ग्रेट डॉक्टर साहब, अब थोड़ा अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं जी। और एक फटाफट एक रैपिड फायर ले लेते हैं। छोटे क्वेश्चन, छोटा आंसर। अगर आपको पायलट ट्रेनिंग के बारे में कोई मिथ जो तोड़ने को कहा जाए, तो पायलट ट्रेनिंग के बारे में वो कौन सा मिथ होगा जो आप तोड़ना चाहें? सबसे बड़ा है ओके सबको, पायलट ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग। ओके एक्सीडेंट सब जगह है, हाँ लेकिन सबसे मिनिमम जो है हाँ फ्लाइंग में है। ओके फ्लाइंग So that safe, it is safe profession. Okay. It is your luck. So this myth is to be abolished. सबको अपने दिमाग से बात क्लियर करनी पड़ेगी हाँ कि डेंजरस प्रोफेशन है। नो, इट इज अ Okay. नॉर्मल प्रोफेशन हाँ एंड गुड प्रोफेशन, ट्रू because fear of accident is in road also. ट्रू 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 The death rate in the road accidents are more. हाँ So this myth has to be, so it is as per your in your it is safe profession. is the safest or safe, Yeah. one of the safe profession, Yeah. one of these. अच्छा, एक सेफ्टी हैबिट जो हर स्टूडेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। Alertness, Alertness. self-discipline, ओके and thorough with the subjects, हाँ thorough with the standard operating procedures, ओके do's and don't do's. हाँ Because I told earlier, self-discipline is best discipline. हाँ Follow the rules and regulation, हाँ because rules and regulation is an armor around you, ओके because you will be saved. ओके So he should be thorough in technical knowledge, subject knowledge, हाँ and maintaining timing, maintaining good habits, हाँ sleeping in time, Ah. waking up in time, हाँ good food habits, and alert always, Okay. always alert. वो पेरेंट्स जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अपने बच्चों को पायलट बनाना है या नहीं बनाना, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज। ये एक बड़ा दुविधाजनक प्रश्न है। जी अगर मैं कहूँ कि भी बेरोजगारी है, हाँ तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है, हाँ बिकॉज ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी थी हाँ कि वेदर दे कैन, बेरोजगारी हर फील्ड में है। जी और एविएशन में जो मैंने देखा है उतार चढ़ाव, हाँ एक समय ऐसा आया था कि एज का कोई बैरियर नहीं, हाँ खटाखट पायलट बन रहे हैं। हाँ ये 2006 से 2010 का जो पीरियड था, एविएशन बूम देयर वाज, यस,
बिग बूम। ओके। उस समय एवरीबॉडी वाज हु बिकेम पायलट जॉइंट एयरलाइंस। ओके। तो ये एक बड़ा प्रश्न बड़ा जटिल है हाँ कि किसी को एडवाइस करना, हाँ क्योंकि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है हाँ और हर आदमी आज के दिन अवेयर है, हाँ बिकॉज द मीडिया हाँ and access to all sites हाँ and awareness. हाँ So it has become common. So they have to take decision there. हाँ। In this way, I have no comment. ओके, ग्रेट। कैप्टन कमल किशोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी क्लैरिटी से आपने ये सारी बातें रखी है, ऐसे बहुत कम लोग रखते हैं। और आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लर्निंग से, आपकी नॉलेज से और जो जो आपने सजेशन दिए, इससे एविएशन इंडस्ट्रीज को जरूर फायदा होगा। स्वीट मैंगो डायलॉग्स में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ जी। कि आपने मुझे सुअवसर दिया, हाँ मुझे अपनी बात कहने का। जी। मैं एक एविएटर हूँ और मेरी इच्छा है कि ये जितनी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके, जो जो कष्ट सहे हैं हाँ या जो हर्डल हैं, हाँ वो खत्म की जाए हाँ। और इट शुड बी ए स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। फैंटास्टिक सर, बहुत। तो मुझे जब भी आप आमंत्रित करेंगे, हाँ मैं नए सुझावों के साथ हाँ आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। हाँ और आशा है कि मेरे इस वक्तव्य से हाँ कि जो भी जी। व्यूअर हैं हाँ। लाभान्वित होंगे। श्योर सर। और मुझे बुलाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अगर ये कन्वर्सेशन ने आपको इंडिया के पायलट ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा भी रियलिस्टिकली सोचने पे मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ लाइक करके मत छोड़िए। इसे शेयर करें उन सब के साथ जो पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, उन पेरेंट्स के साथ जो अपनी सेविंग लगा रहे हैं, या उन लोगों के साथ जो सेफ ट्रेवल करना चाहते हैं। कमेंट्स में लिखिए इस कन्वर्सेशन का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन से पार्ट ने आपको डिस्टर्ब किया, और अगला टॉपिक क्या हो जिसमें हम इंडियन एविएशन की रियलिटी को और गहराई से एक्सपोज कर सकें। और याद रखिए, 35,000 फीट पर कोई रिटेक नहीं होता। जो ट्रेनिंग ग्राउंड पे होती है वही इकलौता रिहर्सल है। मैं था नरेश बरमोला और ये थे कैप्टन कमल किशोर। शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई सोच के साथ और नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।